किसान सर, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का लेसन 1 का दूसरा वीडियो। इसके अंतर्गत आज का जो लेसन है वो है संसाधन और विकास। जैसा कि पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि संसाधन क्या है, संसाधन के कितने प्रकार हैं, संसाधनों का विकास कैसे किया जा सकता है, कैसे उसका उपयोग करेंगे और सतत पोषणीय विकास क्या है, ये हमने पहले के वीडियो में जाना था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे संसाधन नियोजन क्या है। तो सबसे पहले संसाधन नियोजन के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा और बहुत विशाल देश है। यहाँ पर अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कहीं पे ठंडा है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे बहुत अधिक बारिश होती है और इन्हीं कारणों की वजह से भारत के बहुत अधिक क्षेत्र में संसाधनों की भी विविधता है। कहीं पर एक तरह के संसाधन बहुत अधिक है, कहीं पर दूसरे तरह के संसाधन बहुत अधिक है, कहीं पर एक तरह के संसाधन का अभाव है तो दूसरे तरह के संसाधनों की अधिकता है। जैसे झारखंड में देखेंगे कोयला बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे जल संसाधनों की कोई कमी नहीं है। बिहार की बात करें तो वहां पर अन्य तरह के संसाधन जैसे कि बोल सकते हैं कि समतल भूभाग है, उपजाऊ मिट्टी है, तो अनाज वगैरह का कोई दिक्कत नहीं। तो भारत में संसाधन बहुत अधिक है, अधिक मात्रा में है, लेकिन उतनी ही अधिक विविधता के साथ भी है। मतलब एक तरह के संसाधन कहीं पर अधिक है, कहीं पर उसी तरह के संसाधन की बहुत अधिक कमी है। तो संसाधन नियोजन है क्या? संसाधन नियोजन का अर्थ है कि जहां पर संसाधन की मात्रा अधिक है वहां से संसाधनों को, जहां पर संसाधनों की कमी है वहां तक संसाधनों को पहुंचाना, अर्थात पूरे के पूरे भारत में संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। फिर से जानेंगे, कहीं पर अगर चावल की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है, दूसरी जगह पे चावल की खेती नहीं होती है, तो जहां पर चावल की खेती अधिक मात्रा में होती है वहां से चावल जहां पर उसकी कमी है वहां तक पहुंचाया जाए। यही क्या है? संसाधन नियोजन। मतलब पूरे क्षेत्र में संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना ही संसाधन नियोजन कहलाएगा। अब संसाधन नियोजन भारत में कैसे किया जाता है? संसाधन नियोजन भारत में कैसे? तो पहला, विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना। मतलब झारखंड में कौन सा संसाधन अधिक मात्रा में, बिहार में कौन संसाधन है, उड़ीसा में कौन संसाधन है, बंगाल में कौन संसाधन है, उसकी पहचान करना। फिर उन संसाधनों की तालिका बनाना। तालिका बनाने के बाद बात आता है मानचित्र बनाना कि अगर संसाधन में प्राप्त करना तो उसका मानचित्र मेरे पास उपलब्ध होना चाहिए ताकि उसे ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान, मतलब कितना मात्रा में संसाधन वहां पर मौजूद है और उस संसाधन की गुणवत्ता क्या है, मतलब उस संसाधन का क्वालिटी अच्छा है या फिर बुरा है। तो ये है पहला आपका, विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना, तालिका बनाना, फिर मानचित्र के माध्यम से उसकी खोज करना, मात्रात्मक उसकी मात्रा के बारे में पता लगाना, गुणात्मक उसकी क्वालिटी के बारे में जानना। नेक्स्ट आता है संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक वस्तु संसाधन में तभी तब्दील होता है जब उसे संसाधन में तब्दील करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। तो ये जो संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, इसके अंतर्गत होता हुआ है कि प्रौद्योगिकी विकसित किया जाता है, संसाधनों का पता लगाया जाता है, संसाधन को वहां से प्राप्त किया जाता है और उस संस्थागत प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसे लोगों के बीच लाया जाता है। संसाधन विकास योजना तथा राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि संसाधनों का दुरुपयोग होता है, अत्याधिक दोहन होता है, जिसकी वजह से संसाधन का विकास तो हम कर लेते हैं लेकिन देश को नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण की हानि होती है। तो संसाधन का विकास करेंगे लेकिन ऐसा विकास करेंगे कि संसाधन के विकास के साथ साथ जो योजना चलेगा वो देश के विकास योजना से समन्वय में हो, मतलब संसाधन का विकास भी हो और साथ साथ में उस देश का भी विकास हो। तो तीन तरह से भारत में संसाधन नियोजन होता है। विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान, तालिका बनाना, मानचित्र बनाना, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान लगाना। दूसरा, जो संसाधन है उसको पूरी तरह से तैयार करने के लिए संस्थागत नियोजन ढांचा जैसे प्रौद्योगिकी, तकनीकी विकास इत्यादि। संसाधन विकास योजना को राष्ट्रीय विकास योजना से जोड़ देना ताकि एक साथ दोनों का विकास हो। संसाधन नियोजन के बारे में फिर से अगर जान लीजिए, पूरे प्रदेश में संसाधनों का जो असमान वितरण है उस असमान वितरण को समान रूप से वितरित करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। भारत में संसाधन नियोजन इस प्रकार से किया जाता है।
अब हम जानेंगे संसाधन जो उपलब्ध है, जो संसाधन नियोजन करने के बाद संसाधन है, उसका संरक्षण क्यों जरूरी है। हम बार बार सुनते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में लोगों को बात करते हुए, पर्यावरण में ये बात करते हैं कि हमें संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित है, संसाधनों की कमी है, लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है और उपयोग करने का जो तरीका है वो भी सही नहीं है। तो इसे हम संक्षिप्त रूप में जानेंगे कि संसाधन संरक्षण जो है ये क्यों जरूरी है। तो पहला टॉपिक है आपका संसाधनों का दुरुपयोग। यहाँ पर होता ये है कि जिस व्यक्ति के पास संसाधन है वो संसाधन का दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम जल का उदाहरण लें तो नॉर्मली देखें कि बारिश के मौसम में जब किसी के घर में जल की कोई कमी नहीं होती तो उस जल का दुरुपयोग होता है, जैसे कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, ब्रश करने में, नल चालू है और फिर काम हो रहा है, पानी पीना तो पानी लिए, एक गिलास थोड़ा सा पिए, बाकी नाले में बहा दिए, ये है संसाधन का दुरुपयोग। और वही जल जब गर्मी के दिनों में कमी होती है तो लोग भटकते हैं उस जल के लिए। ये संसाधन का दुरुपयोग है जो आगे चल के समस्या खड़ा करता है। संसाधनों की कमी, बहुत सारे संसाधन ऐसे जो दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब जिसकी बहुत अधिक कमी। अब उन जिन संसाधनों की कमी अगर उसका सही तरीके से उपयोग हम नहीं करें, संरक्षण नहीं करें, जैसे कोयला, पेट्रोल, जो कि कोयला अगर देखा जाए तो लगभग 200 साल में समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल लगभग 40 से 50 साल में समाप्त हो जाएगा, ऐसा अनुमान है, परिवर्ण है। तो जिन संसाधनों की कमी है अगर उसका हम संरक्षण नहीं करेंगे तो उन संसाधनों पर जो उद्योग धंधे निर्भर हैं वो बंद हो जाएंगे। विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों का संसाधनों पर निर्भरता, जैसा कि मैंने तुरंत बताया कि बहुत सारे, जैसे वाहन की बात करें तो पेट्रोल से चलता है, बहुत सारे उद्योग कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि पर निर्भर होता है। अगर ये संसाधन संरक्षण नहीं होगा, संसाधन समाप्त हो जाएगा तो ये सारे उद्योग बंद हो जाएंगे और देश आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे चला जाएगा। इसीलिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर आर्थिक क्रियाकलाप संसाधनों पर ही निर्भर करते हैं। अब इस संसाधनों का असमान वितरण, हर जगह हम लोगों ने देखा है कि हर तरह के लोग, कहीं अमीरी है, कहीं गरीबी है, कहीं पे बहुत अधिक पैसे वाले लोग रहते हैं, कहीं बहुत गरीब लोग रहते हैं, कहीं पे लोगों के पास इतना संसाधन है कि उसका वैल्यू नहीं है, उसका मिसयूज करते हैं, और कहीं पे लोग उसी संसाधन के लिए तरस रहे होते हैं। तो संसाधनों का जो असमान वितरण है वो भी दुरुपयोग संसाधन को करने में प्रेरित करता है। जैसे भी जल का ही उदाहरण मैंने लिया था, अगर हम कोई बड़े कॉलोनी की बात करें जहाँ पर डीप बोरिंग की सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ पे जल का दुरुपयोग होता है। अब कहीं झुग्गी झोपड़ी की बात करें जहाँ पे पानी का कोई स्रोत नहीं है, वहाँ के लोगों को पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक पैदल चलना होता है। तो असमान वितरण भी संसाधन संरक्षण को प्रेरित करता है कि जो असमान वितरण उसको खत्म किया जाए, तो संसाधन संरक्षण आवश्यक है। पर्यावरण नाश, अगर संसाधनों का दुरुपयोग होता है तो उससे पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। जैसे अगर हम टिम्बर उद्योग की बात करें, टिम्बर जहाँ फर्नीचर बनता है, लकड़ी चीरा जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि जहाँ भी जंगल दिखा, सरकार से परमिशन मिल गया, पैसा देकर के पूरा का पूरा पेड़ काट लेते हैं, इससे पर्यावरण को हास होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए, संसाधनों की कमी को कम करने के लिए, आर्थिक क्रियाकलाप को सही तरीके से संचालित करने के लिए, संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए और पर्यावरण को नुकसान होने से रोकने के लिए हमें संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधन संरक्षण का मतलब जो संसाधन है उसका वैसे उपयोग करना कि अधिक समय तक उपलब्ध हो, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी वो संसाधन आसानी से मिल जाए, वही संसाधन संरक्षण है। संरक्षण करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारण है और इसका आधार पर हम आंसर को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में फाइनली तौर पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि संसाधन नियोजन क्या है। पहला क्वेश्चन, संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधन नियोजन, संसाधन का जो असमान वितरण है उस असमान वितरण को समान वितरण सुनिश्चित करना, अर्थात उन संसाधनों को अधिकता वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में लाना, लोगों में समान वितरण सुनिश्चित करना संसाधन नियोजन है। संसाधन नियोजन भारत में कैसे किया जाता है, ये 3 पॉइंट होगा, इसको डिफाइन कर लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधन संरक्षण का अर्थ है जो संसाधनों की कमी है उन संसाधनों का ऐसा उपयोग करना कि हम
वर्तमान में उपयोग कर ही ले, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी वो संसाधन आसानी से उपलब्ध हो, यही संसाधन संरक्षण है। अब क्वेश्चन ही आएगा संसाधन संरक्षण आवश्यक क्यों है, तो टॉपिक हमारा ये है, इसे आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अब हम लोग देखेंगे भू संसाधन। बहुत सारे संसाधनों का हमने बात किया, लेकिन जो भू संसाधन है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जितने भी संसाधन पृथ्वी पर उपलब्ध है सारे के सारे संसाधन के स्रोत भूमि ही है। जैसे प्राकृतिक वनस्पति संसाधन है, कहाँ उगते हैं तो भूमि पर। वन्य जीवन संसाधन है, कहाँ पाए जाते हैं तो भूमि पर। मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, कहाँ निवास करते हैं तो भूमि पर। सभी आर्थिक क्रियाएं, चाहे परिवहन हो, संचार हो, वाणिज्य हो, कोई भी आर्थिक क्रिया सभी भूमि पर ही संपादित होती है। साथ ही साथ परिवहन और संचार व्यवस्था सारे के सारे ये जितने भी सारे के सारे संसाधन हैं सब भूमि पर ही निर्भर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भू संसाधन है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। भू संसाधन ही सारे संसाधनों की जननी है, मतलब उसी भू संसाधन से सारे संसाधनों का जन्म हुआ है। अब हम देखेंगे भारत में जो भू संसाधन है वो किस प्रकार से वितरित है। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में भू आकृतियां, कितने प्रकार की भू आकृति, मतलब भारत में जो भूमि उपलब्ध है कितने प्रतिशत भाग में पहाड़ है, पठार है, मैदान है, वन है, ये सबसे पहले हम देखते हैं। तो पूरे भारत की बात अगर की जाए तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और इस 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में 43% भाग में मैदान है, जो कि कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार व्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 30% भाग में पर्वत है, जो नदियों के उद्गम स्थल है और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। 27% भाग में पठार है, जहां से हमें खनिज, जीवाश्म ईंधन इत्यादि प्राप्त होते हैं, और ये वनों के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं पठारी क्षेत्रों में। फिर से समझेंगे, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इस कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 43% मैदान, जो कृषि, उद्योग, धंधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। 30% में पर्वत, जहां बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है और बहुत सारे पर्यटन स्थल बनाते हैं, जिससे भारत का आर्थिक जो कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, वो भी उसे मजबूत होता है, क्योंकि बहुत प्रत्येक साल लाखों की संख्या में विदेशी सैलानी भारत में घूमने आते हैं पर्यटन स्थलों के माध्यम के लिए। 27% पठार है, जिसमें खनिज है, वन है, जीवाश्म ईंधन है। अब हम देखेंगे कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसमें हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध है उस भूमि के उपयोग के, वो केवल 93% भाग के आंकड़े उपलब्ध है। ऐसा क्यों है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन टोटल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के केवल 93% भाग के आंकड़े उपलब्ध हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का कुछ क्षेत्र सीमा विवाद के कारण वहां के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सीमा विवाद के कारण हम दूसरे देश के अधीन है, या फिर समस्याएं, जैसे कुछ भाग चीन के अधीन है, कुछ भाग पाकिस्तान के अधीन है। एग्जाम्पल के लिए POK को ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस 93% भाग में कितने भाग में खेती होती है। तो इस 93% भाग में से 54% भाग में खेती होती है। कितना? 54% भाग में। लेकिन ये जो 54% भाग में जो खेती हो रही है, यहाँ पर वैसे खेतों पे जोड़ दिया गया है जो केवल साल में एक फसल उगाया जाता है, या फिर 2 साल 3 साल प्रति छोड़ को उसमें खेती की जाती है। मतलब जहाँ पर रेगुलर खेती नहीं की जाती है, अगर उन सभी क्षेत्रों को भी खेती योग्य भूमि में हम शामिल कर लें तो हम हमारे कुल भूभाग का 54% भाग में खेती होता है। भारत का शुद्ध निबल बोया गया जो क्षेत्र है वो 54% है। वन की बात करें तो वन हमारे देश में 33% होने चाहिए। ऐसा अनुमान था 1952 के अनुसार कि भारत में कुल वन 33% है। कब के अनुसार? 1952 के अनुसार। आज के आंकड़े क्या होंगे? आज के मतलब अभी कुछ वर्ष पहले के, जैसे 2008 और 9 में
भारत में भू उपयोग कैसे हुआ। 2008 और 9 के आंकड़े हमारे पास हैं। जैसे कृषि योग्य बंजर भूमि अब हमारे पास है 4.17%, प्रतिभूमि के अलावा अन्य भूमि है 3.37%, उसके वर्तमान प्रतिभूमि 4.76%, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र जो पहले 54% था अब वो घट करके हो गया है 46%, 122.78% जो कि होना चाहिए था 33% 1952 के अनुसार। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि मतलब जहां पर खेती नहीं होती वो है 8.61%। फिर से इसको एक बार देखेंगे कि पहले भू उपयोग आंकड़े कैसे थे। तो कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 93% भाग के आंकड़े उपलब्ध, 7% के आंकड़े उपलब्ध नहीं क्योंकि वो वर्तमान में सीमा विवाद के कारण फंसा हुआ है। जैसे पीओके शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कितना था 54% था। इस शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र में वैसे क्षेत्र भी थे जो वर्तमान परती थे जहां 2-3 साल में एक बार खेती होती थी। 133% होने चाहिए थे 1952 के अनुसार। ताजा आंकड़ों के अनुसार 2008 और 9 के अनुसार कृषि योग्य बंजर भूमि 4.17%, प्रतिभूमि के अलावा अन्य भूमि 3.37%, वर्तमान प्रति 4.76%, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र 46.24%, 122.78% और बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि 8.6%। इन सारे चीजों को अगर फिर से देखेंगे शॉर्ट में, भू संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन, वर्ल्ड में जितने भी संसाधन है सारे संसाधनों का विकास, सारे संसाधनों की जर्नी, सारे संसाधनों की उत्पत्ति, सारे संसाधन भूमि से उपलब्ध होते हैं जिसमें प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीवन है, मानव जीवन है, आर्थिक क्रिया, परिवहन, संचार सारे भूमि पर संचालित होते हैं। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इसमें से मैदान कितने तो 43%, पर्वत कितने तो 30%, पठार कितने तो 27%। मैदान का उपयोग क्या कृषि और अन्य उद्योग धंधों में, पर्वत हमारे किस काम आते हैं तो नदियों के उद्गम स्थल है, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। 27% भाग पर पठार है, इसमें खनिज है, जीवाश्म ईंधन है और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि वन है। उसके अलावा 54% निवल बोया गया क्षेत्र पहले था जो कि अब घटकर 46.24% हो गया। 133% होने चाहिए थे जो अब घटकर 22.78% है। तो ये था हमारा भारत का भू उपयोग, भू संसाधन क्या है वो और भू उपयोग का आंकड़ा और कैसी कैसी भू आकृतियां हमारे देश में कितने प्रतिशत भाग में है। अब यहाँ में एक क्वेश्चन आता है कि भू संसाधन क्या है, इसके उपयोग लिख लेंगे। भू संसाधन का डेफिनेशन उपयोग आपके सामने है। उसके अलावा भारत में भू उपयोग आंकड़े बताएं कि भारत में जो भूमि है उसका आंकड़ा मतलब किस चीज में कितना प्रतिशत भाग का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप यहाँ से उसको लिख सकते हैं, लेकिन आंसर शुरू यहाँ से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसके 93% भाग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है क्योंकि कुछ 7% के आंकड़े सीमा विवाद के कारण उपलब्ध नहीं है, जिनमें से कुछ में मैदान है 43% में, कुछ में पर्वत है 30% में और कुछ में पठार है 27% में। इसके अलावा भूमि का जो उपयोग हम कर रहे हैं वो 2008 और 9 के अनुसार है। कृषि योग्य बंजर भूमि ये, प्रति भूमि इतना प्रतिशत, वर्तमान प्रति ये, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र 46, 122.78, बंजर तथा कृषि भूमि 8.61%। तो ये था आपका आंसर। ये था हमारा ज्योग्राफी लेसन 1 संसाधन और विकास का वीडियो 2। अब आगे के वीडियो में इस लेसन की समाप्ति होगी। अभी तक पार्ट ए और पार्ट बी में जितना भी आपको समझाया गया, जितना भी बोला गया, अगर उसमें से कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और अगर कमेंट करने में प्रॉब्लम है, उससे भी समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में आपको नंबर जरूर से उपलब्ध होता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। अभी के लिए धन्यवाद।